जिस घर जमाई को ससुराल वाले समझते थे सड़क छाप, नाकारा भिखारी, उसके पास कहां से आई अरबों की संपत्ति। जो ससुराल वाले घर जमाई को रखते थे जूते की नोक पर, वो क्यों उसके तलवे चाटने पर हो गए मजबूर। आखिर ऐसा कौन सा राज था इस गरीब फटेहाल घर जमाई का, जिसके खुलने के बाद बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर चीफ मिनिस्टर तक घबराकर उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए इंडिया के लोग खर्च कर रहे हैं हजारों लाखों रुपए। लेकिन फिलहाल आपको इन सवालों के जवाब मुफ्त में जानने का मौका मिल रहा है। इसके लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दिल और दिमाग को हिला देने वाले इस सीक्रेट अमीरजादे की दिलचस्प कहानी पॉकेट FM की जुबानी। बता दें, ये फ्री वाला ऑफर खत्म होने में अब सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं, तो जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए और फिर आप पछताएं। बेशर्म, बेगैरत, बेहया, अपनी जीभ से इस आइसक्रीम को चाट कर मेरी ये सैंडल साफ करता है, वरना मैं अभी तेरी ये 2 गज लंबी जुबान खींचकर तेरे हाथ में रख दूंगी। पर शगुन, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर किया है या नहीं, मैं ये सब नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुझ जैसे भिखारी कंगाल आदमी ने मेरी 2 करोड़ की सैंडल का सत्यानाश कर दिया है। तो इसकी कीमत तो 7 जन्म लेकर भी नहीं चुका पाएगा। तो क्यों ना मुझे इसके बदले में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ही दे दे। जेब को ना सही, पर दिल को तो सुकून मिल जाएगा। वैसे तो गलती मेरी नहीं है शगुन, लेकिन फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ। प्लीज इस बार माफ कर दो। माफी तो जीजा जी तुम्हें मेरी शर्तों पर ही मिलेगी। सोच लो, या तो 2 करोड़ रुपए दो या फिर अभी अपनी जीभ से मेरी सैंडल साफ करो। 3 साल पहले अहान एक गरीब बेचारा बेसहारा लड़का था जो रोड पर भीख मांगकर अपना पेट पालता था। लेकिन एक रात उसकी मुलाकात शिमला शहर के एक टॉप बिजनेसमैन शेखर गिल से हुई। शेखर गिल ने जब इंग्लिश बोलने वाले एक आदमी को सड़क पर 10-10 रुपए के लिए भीख मांगते देखा तो उस पर दया करके उसे अपने घर गिल मैंशन ले आए। शेखर ने अहान की पिछली जिंदगी के बारे में कई बार सवाल किए, लेकिन अहान ने कभी एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन उसका सच शेखर या गिल मैंशन के दूसरे लोगों को पता चलेगा, वो उसे हाथ पैर जोड़कर अपने घर से जाने के लिए उससे भीख मांगेंगे। ऐसे में अहान अपने सर से ये छत बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता था। वहीं जब शेखर गिल ने अपनी इकलौती करोड़पति बेटी शनाया की शादी अहान से करा दी तो उसके बाद तो अहान की जिंदगी सड़क के भिखारी से भी बदतर हो गई। 2 रुपए की तुम्हारी औकात नहीं है और तुमने शगुन की 2 करोड़ की सैंडल का सत्यानाश कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? आखिर कब तक? हाँ, आखिर कब तक तुम्हारी गलतियों का हर्जाना भरती रहूं? पर शनाया, सच में मैंने वो सब नहीं किया। वो तो शगुन ने ही जानबूझकर। बंद करो अपना ये भिखारियों वाला मुंह। जब मुंह खोलते हो या तो गिड़गिड़ाते हो या फिर भीख मांगते हो। फिलहाल तो मैं शगुन को ये 2 करोड़ रुपए देकर तुम्हें बचा रही हूँ, लेकिन याद रखना ये तुम पर मेरा एक एहसान है जिसे तुम्हें वक्त आने पर मेरे तरीके से मुझे चुकाना होगा। शनाया अपने गरीब पति अहान से हद से ज्यादा नफरत करती थी। शनाया ने अपने पापा शेखर गिल की शर्तों के आगे मजबूर होकर उस रात अहान के साथ 7 फेरे तो ले लिए, लेकिन इन 7 फेरों की रात के बाद से उसने अहान पर जो जो जुल्म किए उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। यही वजह थी कि अहान शनाया की आहट से भी डरता था, लेकिन फिर भी वो गिल मैंशन की छत छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। गिल मैंशन में सिर्फ शनाया और शगुन ही नहीं, बल्कि उसकी माँ यामिनी गिल भी अहान को ऐसे धुतकारती थी जैसे दरवाजे पर खड़े किसी गली के कुत्ते को धुतकार रही हो। कहाँ मर गया ये कामचोर घर जमाई? जब से शेखर इसे लेकर आए हैं इसने मेरी नाक में दम कर दिया है। आज तो मैं इसकी जान लेकर रहूंगी। क्या हुआ मॉम? मैंने तो आपके कपड़े टाइम पर धोकर सुखा दिए थे। सत्यानाश हो तेरा भिखारी। ये देख तूने मेरे कपड़ों का क्या किया। जब काम करता है कम से कम तब तो अपनी इस चटोरी जुबान को लगाम दिया कर। मेरे कपड़े सुखाने गया था तो वहीं पर चाय पीने की क्या जरूरत थी? नीचे आकर भी तो पी सकता था ना तू। वो मॉम, मैं काम के चक्कर में कब वहीं भूल गया। सॉरी मॉम। सॉरी माय फुट। तेरे इस सॉरी का क्या करूं मैं? अचार डालूं? इस बार तुझे तेरी इस गलती की मैं ऐसी सजा दूंगी कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। अगली गलती करने से पहले तू 100 बार सोचेगा। भारत के सबसे अमीर घराने में अहान जैसे गरीब बेसहारा लड़के की शादी शनाया के पापा शेखर गिल की जिद की वजह से हो तो गई थी। इस शादी ने अहान को धरती पर ही नर्क के दर्शन करा दिए थे। जहां एक तरफ अहान को उसकी पत्नी शनाया गिल बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो वहीं दूसरी ओर उसकी सास यामिनी भी उसे दिन रात गालियां देती। ये सब झेलना तो अहान के लिए रोजाना की बात हो गई थी। लेकिन आज जो अहान के साथ होने वाला था वो उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। इतना ही नहीं, अगले 24 घंटों में अहान की जिंदगी सर से पैर तक एकाएक पूरी तरह बदलने वाली थी। वो कैसे? तो आगे सुनिए। अहान, अहान,
कामचोर निठल्ले, जल्दी जल्दी दौड़ा अपने कदम। और सुन, हाँ मॉम, क्या हुआ? देख, शनाया अपना लंच यहीं टेबल पर भूल गई। जल्दी दौड़ता हुआ जाओ और उसे दे कर आ। वो अपनी डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, बाहर से कुछ नहीं खाएगी। और तू अपनी इन जिराफ जैसी टांगों से जल्दी दौड़ता हुआ जा। शिनाया के लिए इस तरह लंच भूल जाना रोजाना की बात थी। ऐसे में हमेशा की तरह आज भी आहान शिनाया का लंच लेकर उसके ऑफिस पहुंचा, लेकिन तभी अंदर से आती हुई आवाज सुनकर वो शिनाया के कैबिन के बाहर ही रुक गया। शनाया, तुम अपने उस भिखारी कंगाल पति को तलाक क्यों नहीं देती? शादी के पहले दिन से मैं तलाक देना चाह रही हूँ, पर वो इन पेपर्स पर साइन ही नहीं करता। पता नहीं कब उससे पीछा छूटेगा। शनाया, तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। फिलहाल तुम ये सोचो कि 100 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे। अगर रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो सारे इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे और तुम्हारे दादा का सपना, ये गिल कंपनी डूब जाएगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा देव, कहाँ से लाऊं 100 करोड़? मेरे दादा की बनाई हुई इस कंपनी को मैं हर हाल में बचाना चाहती हूँ। कैबिन के बाहर खड़ा आहान ये सब बातें सुन रहा था। उसने अचानक से दरवाजा खोला तो देखा कि देव उसकी पत्नी शिनाया के करीब उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है। वहाँ आहान को देखते ही देव ने अपना हाथ शिनाया के कंधे से हटा लिया और ये देख शिनाया तेज आवाज में चिल्लाकर बोली, आहान, तुझे कब तमीज आएगी? बिना दस्तक दिए अंदर कैसे आ गया तू? मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, तू मेरा पति होने का भ्रम तोड़ दे। तेरी औकात मेरी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। निकल जा यहाँ से, और आइंदा मेरे कैबिन में बिना मेरी इजाजत के घुसा तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। मैं तो आपका लंच लेकर आया था शनाया। हमेशा की तरह आज भी आहान शिनाया के सामने सर झुकाकर बाहर निकल गया और उसने कुछ ऐसा किया जिससे कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। उसने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करके कहा, वक्त आ गया, काम शुरू कर दो। उसकी कॉल के तुरंत बाद शिनाया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसे देखकर वो हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? वो भिखारी आहान जो अपनी 5 रुपए की चाय के पैसे तक मुझसे मांगता है, उसने मेरे अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर किए। आखिर कैसे? उस भिखारी के पास कहाँ से आई इतनी बड़ी रकम? कहीं उसने कोई डाका तो नहीं डाला? कहीं ये चोरी चकारी के पैसे हुए तो मैं तो फंस जाऊंगी। 100 करोड़ रुपए जैसी भारी रकम अपने खाते में देखकर शिनाया के हाथ पैर फूलने लगे। कांपते हुए हाथों से अभी शिनाया आहान को फोन लगा ही रही थी कि उसकी सेक्रेटरी कैबिन के अंदर आई और शिनाया के हाथ में एक लाल लिफाफा थमा दिया जिसके ऊपर लिखा था आखिरी सलाम। शिनाया ने जैसे ही वो लिफाफा खोला, वो उसके अंदर रखे पेपर पढ़कर सर से लेकर पैर तक हिल गई। एकाएक उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे उस एक लाल लिफाफे ने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी हो। ये सब हो क्या रहा है? क्या सबने ठान लिया है कि मुझे 24 घंटों में मौत के दर्शन कराकर रहेंगे? और ये आहान जो कल तक एक पालतू कुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे दुम हिलाता फिरता था, अचानक से इसने भी मुझ पर भौंकना शुरू कर दिया। एक तरफ तो शिनाया इस बात से हैरान थी कि पिछले 3 सालों तक उसके टुकड़ों पर पलने वाले आहान के पास अचानक से 100 करोड़ रुपए कहां से आए, तो वहीं दूसरी ओर वो लाल लिफाफा जिस पर आखिरी सलाम लिखा था, उसने तो शिनाया को गुस्से के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सोचो शनाया, सोचो, अचानक से कैसे इस भिखारी के पास 100 करोड़ रुपए आ गए? और जो आदमी दिन रात तुम्हारी गालियाँ खाने के बाद भी तुम्हें तलाक नहीं दे रहा था, अचानक से वो तलाक के लिए कैसे मान गया? मुझे नहीं पता देव, आखिर आहान की हकीकत क्या है। अब तो मुझे भी उस भिखारी आहान का वो सच जाना है जो वो पिछले 3 सालों से मुझसे और मेरे पापा से छिपा रहा था। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए शिनाया बार बार आहान को फोन कर रही थी, लेकिन आहान हर बार उसका कॉल काट देता। आहान के इस बदले बर्ताव से शिनाया को गहरा झटका लगता है। आखिर क्यों किया आहान ने शिनाया के साथ धोखा? और आहान अगर वो पहले से ही इतना अमीर था तो इतने सालों से ससुराल में गरीब बनकर क्यों रह रहा था? क्या वो शिनाया को किसी जाल में फंसाना चाहता है, या इससे भी बड़ा है उसका मकसद? इन सभी राज से पर्दा उठाने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और फ्री में सुने सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स, या फिर यहीं हमारे साथ जाने इस दिलचस्प कहानी में आगे और कौन से मोड़ हैं। ये सब क्या है आहान? मैं पिछले 10 घंटों से तुम्हें फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? और ये 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? बहुत हुआ शनाया, आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम्हें डिवोर्स चाहिए था, मैंने पेपर भेज दिए। तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, मैंने दे दिए। अब और क्या चाहती हो? आखिर बार बार फोन करने का क्या मतलब है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच कोई और रिश्ता हो सकता है जिस नाते तुम मुझसे बात करो, क्योंकि पहले तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी और अब मैं तुम्हारी। सो लीव। आज तक शिनाया के तीखे तेवर देख आहान कांपता था, लेकिन आज पहली बार था जब आहान का रौबदार पलटवार देख शिनाया कांपने लगी थी। लेकिन आहान, पहले तो तुम रिश्ता निभा रहे थे ना, फिर एक रात में ऐसा क्या बदल गया? तुम जिस रिश्ते की बात कर रही हो वो पति पत्नी का नहीं बल्कि नौकर और मालिक का रिश्ता था।
तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे पालतू कुत्ता बना रखा था, और अब जब तुम्हें पता चला कि मैं तुमसे लाख गुना अमीर हूँ तो तुम चाहती हो कि मैं वापस आ जाऊँ। ठीक है, लेकिन तुम मुझे इतना बता दो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब जब तुम्हारी जिंदगी अच्छे से चल रही है, फिर बार बार इस तरह के सवाल पूछकर उसे खराब क्यों करना चाहती हो? जाओ और अब ऑफिस के कैबिन में सबसे छिप कर नहीं, बल्कि खुले आसमान में अपने उस आशिक देव के साथ अय्याशी करो। मुझे पता है आज या कल हमें कोर्ट में एक साथ पेश होना होगा, तभी हमारा डिवोर्स हो पाएगा। तभी मैं तुमसे एक आखिरी मुलाकात भी करूंगा और इन सवालों के जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो ऐसा ही सही, लेकिन इससे पहले तुम्हें कल सुबह मुझे ऑफिस में आकर मिलना होगा। उसके बाद ही हम कोर्ट के लिए निकलेंगे। आखिरी बार मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह मिलता हूँ। शनाया का आज का दिन बहुत खराब था। ऐसे में वो शाम परिवार के साथ बिताना चाहती थी। यही सोचकर रात में शनाया पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। इस दौरान शनाया के पापा शेखर गिल खाना लेकर आ गए और टेबल पर सेट करना शुरू कर दिया। शनाया ने पहली बार अपने पापा को इतना काम करते हुए देखकर कहा तो माँ से सवाल करते हुए पूछा, पापा घर पर नौकर नहीं है क्या? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बैठिए और हमारे साथ खाना खाइए। कंपनी से रिटायरमेंट लेने के बाद से बेटा ये काम तो मैं रोज करता हूँ, आज कौन सी नई बात है? ये बात अलग है कि तुम आज पहली बार अपने रूम से निकलकर यहाँ खाना खाने आई हो, वरना इन 3 सालों में तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरी जिंदगी किचन के किचन में ही कट रही है। इतने में शनाया की माँ यामिनी चिल्लाते हुए बोल पड़ी, क्या चाहते हो तुम? बेटी के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हमने तुम्हें किचन में रहने के लिए कहा है? तुम अपनी मर्जी से दिन भर किचन में रहते हो और खाना बनाते हो। जिस तरह से आहान घर में नौकरों की तरह काम करता था, उसी तरह शेखर गिल को भी शनाया की माँ यामिनी ने घर का नौकर बना रखा था। ऐसे में पूरे घर के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लेकिन आज अचानक से आहान के चले जाने से शेखर को गहरा सदमा लगा था, जिसकी वजह से वो चुप नहीं रह सके। उन्होंने पहली बार अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी मर्जी से ही किचन में रहता हूँ, क्योंकि बाहर तो चुगलियों के अलावा और कुछ होता नहीं है। यहाँ या तो कोई आहान को गालियां दे रहा होता है या फिर उसे जलील करने के मौके तलाश रहा होता है। मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरी इकलौती बेटी शनाया भी मेरी नहीं रही। उसे भी अपने बाप से ज्यादा उसकी कंपनी में टाइम बिताना अच्छा लगने लगा है। एक लंबे समय बाद अपनी बेटी शनाया से बात करते हुए शेखर गिल के अचानक आंसू निकल गए और वो रोते हुए सीधा किचन की तरफ चले गए कि तभी शनाया ने अपने छोटे कजिन भाई शौर्य और अपनी माँ की तरफ देखा और सवालिया लहजे में कहा, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? आप दोनों पापा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? क्यों उन्हें चैन से नहीं जीने देते? तुम कब से मर्दों के बारे में इतना सोचने लगी? तुमने खुद अपने पति को अपना नौकर बनाकर रखा था, क्या उस वक्त तुम्हें सब याद नहीं आया? ये सुनकर शनाया को गुस्सा आ गया और उसने टेबल पर हाथ मारा और खड़े होकर कहा, आहान से मेरी शादी जोर जबरदस्ती से हुई थी। ना तो इस शादी से आहान खुश था और ना ही मैं, और वो जो कुछ भी मेरे लिए करता था सब अपनी मर्जी से करता था। मैंने उसे कभी मेरा नौकर बनने के लिए नहीं कहा। वो तो माँ ही उसे जबरदस्ती टिफिन देकर मेरे ऑफिस भेज देती थी। शाम तक जब मैं आती थी तो वो खुद ही मेरा कमरा साफ कर देता था। आप लोगों की तरह मैंने उस पर कभी काम नहीं थोपा। ये कहकर शनाया अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके पापा ने बड़ी मेहनत से ये खाना बनाया है। इसीलिए शनाया पलटकर वापस आई और अपनी प्लेट उठाई और फिर वो किचन में चली गई। उसने किचन की स्लैब पर प्लेट रखते हुए अपने पापा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सॉरी पापा, ऑफिस के काम में और तमाम चीजों में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कब आपको भूल गई। चलो अब अपनी बेटी को माफ कर दो और आज से हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ये कहते हुए शनाया ने एक और प्लेट निकाली और उसमें खाना परोसकर अपने पापा की तरफ बढ़ा दिया और फिर दोनों कुर्सियां आगे खींचते हुए उनसे खाना खाने का इशारा किया। एक अरसे बाद बेटी को अपने पास इस तरह बैठा देख शेखर गिल की आंखें फिर से नम हो गई। वहीं दूसरे दिन जब शनाया ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि उसके ऑफिस के बाहर 4 लग्जरी गाड़ियां और 2 मर्सिडीज खड़ी थी। ये देखकर शनाया चौंक गई कि तभी शनाया की असिस्टेंट भागती हुई उसके पास आई और बोली, मैम आपको आने में समय लग गया। अब तक सारे बोर्ड मेंबर आ चुके हैं और वो देव सर, वो तो सबको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। सारे बोर्ड मेंबर? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, तो बोर्ड मेंबर क्यों आए हैं? और आखिर देव ऐसा क्यों कर रहा है? शनाया को एक झटके में देव की पूरी चाल समझ में आ गई। वो समझ गई थी कि जरूर देव के हाथ वो लाल लिफाफा लग गया है। ऐसे में उसने 1 सेकंड नहीं गवाया और सीधे देव के पास पहुंच गई। क्या मैं जान सकती हूँ देव कि बोर्ड मेंबर्स को क्यों बुलाया? प्यार के नाम पर पीठ में छुरा घोंपने की आखिर कौन सी चाल चल रहे हो तुम देव? देखो शनाया, बोर्ड मेंबर्स तुम पर या मुझ पर कितना ही क्यों न चिल्लाए, उन्होंने समय समय पर हमें सपोर्ट किया है। आज जब कंपनी को बड़ी डील मिल गई है तो क्या तुम उन्हें भूल जाओगी? नहीं ना? ये सुनकर शनाया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रायजादा कंपनी के साथ हुई डील के बारे में देव को कैसे पता चला।
उसने तो किसी से इस बारे में बात नहीं की। तभी उसे समझ आ गया कि उसके ऑफिस में ही कोई है जो सारी खबरें देव तक पहुंचाता है। शनाया अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी देव पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है शनाया, इसलिए ये मत कहो कि सिर्फ तुम्हें बोर्ड मेंबर से बात करनी पड़ेगी। हम दोनों मिलकर बात करेंगे। आखिर गिल कॉर्पोरेशन में मेरा भी तो कुछ हक है। देव की ये बात सुनते ही शनाया को यकीन हो गया कि देव के हाथ वो लाल लिफाफा लग चुका है। ऐसे में वो अब देव के हाथों की कठपुतली है। लेकिन फिलहाल उसने देव की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे बोर्ड मेंबर से बात करने चली गई। वहीं शनाया के जाते ही देव ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाते हुए कहा, गुड जॉब, तुमने इस बार बहुत शानदार काम किया है। तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। इसी तरह गिल कॉर्पोरेशन की सारी खबरें देती रहो तो एक दिन तुम और मैं मिलकर इस कंपनी पर राज करेंगे। जहां एक ओर गिल कंपनी में ये सारा तमाशा चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर आहान देश के सबसे महंगे और लाविश होटल के स्वीट में अपनी नई जिंदगी के मजे लूट रहा था। वो पिछले 3 सालों से शनाया के घर नर्क जैसी जिंदगी झेल कर आया था। ऐसे में आज की नींद उसको बड़ी सुकून की आई थी। आहान इतनी गहरी नींद में था कि उसे अपने फोन का भी होश नहीं था। उसका फोन बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था और काफी देर से बजते बजते स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आहान बेसुध बिस्तर पे पड़ा था कि तभी किसी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आने लगी। लेकिन आहान को वो भी नहीं सुनाई दी। 3 सालों की मदहोशी के बाद वो ऐसी नींद के गहरे आगोश में था जहां उसे सब सपना लग रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक देने वाले शख्स ने और भी तेज तेज दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आहान की नींद टूट गई। वो गहरी नींद से उठ खड़ा हुआ। उसने टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में सारा पानी पी गया। फिर लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ गया। उसने डोर से बाहर देखने की कोशिश की तो उसे नजर आया कि 2 बॉडीगार्ड दरवाजे से कुछ ही दूरी पर खड़े थे। साथ ही उनसे एकदम आगे एक लड़की बाहर खड़ी बेसब्री से दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। उस लड़की को देखते ही आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आहान ने तुरंत दरवाजा खोला और स्वागत करते हुए कहा, डियर डार्लिंग बेबी, लॉन्ग टाइम नो सी। लाल रंग का गाउन पहने जो लड़की दरवाजे पर खड़ी थी उसने कॉन्फिडेंस के साथ आगे कदम बढ़ाया और आहान को गले लगा लिया। फिर आहान ने उसे अंदर आने के लिए कहा। तभी दोनों बॉडीगार्ड्स बाहर दरवाजे पर ही खड़े रहे और नताशा जाकर आहान के बिस्तर पर बैठ गई। इसके बाद कुछ देर होटल के उस कमरे को इधर से उधर निहारते हुए उसने कहा, उस परिवार में मुझे तुम्हारे अलावा और किसी पर भरोसा नहीं था और तुमने भी इन 3 सालों में मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन उन्हें तो तुम पर भरोसा है, इसीलिए तो उन्होंने अपने इकलौते वारिस को बेघर कर सारा बिजनेस तुम्हारे हाथ में दे दिया है ना? और अब मुझे जानकर खुशी हो रही है कि तुम काफी अच्छी तरह से उनका बिजनेस संभाल रही हो। अब जब उनका नहीं तुम्हारा बिजनेस है, क्योंकि अगर कमान मेरे हाथ में है तो पक्का उसकी आखिरी चोर तुम तक ही जाएगी। सामने बैठी नताशा की ये बात सुनकर आहान चौंक उठा और उसने खड़े होकर कहा, सच बताओ नताशा, क्या डैड बिना किसी शर्त के मान गए? देखो, अगर तुम भी उनकी उसी शर्त के साथ मेरे पास ये ऑफर लाई हो तो अभी के अभी इस दरवाजे से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं उनकी वो बात नहीं मानूंगा। फिर चाहे वो मुझे जिंदा मार डाले या फिर मुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दें। शांत हो जाओ आहान। और क्या शनाया गिल के घर नर्क जैसे 3 साल बिताकर अभी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अभी भी डैड के सामने इस तरह अकड़ दिखाने पर अड़े हो? वैसे भी तुम जानते ही हो कि डैड कभी आसानी से नहीं मानते हैं। फिलहाल उन्होंने गिल कॉर्पोरेशन को एक नया काम देने की कोशिश की है। शायद इसी बहाने वो शनाया और तुम्हें एक बार फिर से एक साथ खड़ा करना चाहते हैं। मैं नहीं जानती कि इसके पीछे उनकी कौन सी चाल है, क्योंकि वो शनाया को पसंद तो नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हारी शादी को बचाने की कोशिश करना चाहते हैं। नताशा का आहान के परिवार के साथ क्या रिश्ता था ये कोई नहीं जानता था। हाँ, लेकिन ये सच था कि नताशा आहान के पापा को सारी दुनिया के सामने डैड कहकर ही बुलाती थी, जिसके चलते जब भी नताशा की कोई तस्वीर आहान के परिवार के साथ छपती तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसके रायजादा परिवार के नाजायज औलाद होने की अफवाहें तूल पकड़ने लगती। वहीं अब आहान के एक बार फिर से रायजादा परिवार में लौटने की खबर ने पूरे देश की इकोनॉमी को हिला दिया। हर कोई हैरान था कि 3 साल पहले लापता हुआ रायजादा परिवार का बेटा आखिर इस तरह अचानक कैसे लौट आया। सच कहूँ तो इन 3 सालों में मेरी जिंदगी भी बुरी नहीं थी। मैं बस चुप रहता था। शनाया की माँ यामिनी और उसकी बहन की गालियां खा खाकर इन 3 सालों में मेरे अंदर जो पेशेंस लेवल बन पाया वो कभी नहीं बन सकता था। लेकिन एक बात याद रखना नताशा, मैं डैड और तुम्हारे जाल में कभी नहीं फंसूंगा, और अगर तुम लोगों ने मुझ पर कोई दबाव बनाया तो इस बार ऐसा गायब हो जाऊंगा कि तुम लोग पूरी दुनिया की पुलिस लगाकर भी मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। मैं जानती हूँ
तुम अपने पापा की असलियत भी जानते हो और कंपनी की जरूरत भी, लेकिन एक बात याद रखना, पावर चाहिए तो आजादी के साथ साथ जिंदगी के कुछ सच से भी समझौता करना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता नताशा, क्योंकि जब भी ये सारी बातें होती है मुझे डैड की वो बेवफाई याद आ जाती है जो उन्होंने मेरी माँ के साथ की, जिसका नतीजा बस आहान, बहुत बोल चुके तुम। सच हमेशा कड़वा ही होता है नताशा। खैर छोड़ो, और फिलहाल तो तुम उस प्लान पर एक्टिव हो जो मैंने तुम्हें बताया है। मुझे लगता है कि गिल कॉर्पोरेशन को अब अपने हाथ में लेने का फाइनल टाइम आ गया है। आहान अभी नताशा को शनाया की कंपनी को लेकर अपनी अगली चाल बताता ही है कि उसी वक्त नताशा के फोन पर एक मैसेज आया। उसे किसी ने वीडियो मैसेज भेजा था। नताशा ने तुरंत डाउनलोड करके वीडियो देखा तो उस सीसीटीवी वीडियो में गिल कॉर्पोरेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए नजर आ रहे थे। आहान, लो आ गया तुम्हारा पैगाम। अब शुरू करते हैं अपना मिशन शनाया। ध्यान से, क्योंकि एक भी गलती हम पर उल्टी पड़ सकती है। मेरे सामने आने से पहले अगर मेरा राज खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा, गिल भी नहीं मिलेगा और रायजादा भी डूब जाएगा। तो संभल कर नताशा, ऑल द बेस्ट डार्लिंग। आहान की बात सुनकर नताशा उसके कमरे से बाहर आ गई। बाहर निकलते ही उसने एक नंबर डायल किया और सामने वाले को अपना प्लान समझाने लगी। तभी उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और एक फाइल उसे दी। इस फाइल में पूरी रिपोर्ट प्रूफ के साथ है और वो वीडियो भी है ना, क्योंकि असली वार तो वही है। आहान पर हुए एक एक जुल्म का बदला लूंगी। जी मैम, अगर वो लोग इस डील से ना माने तो इसमें उनके खिलाफ किए कामों की चार्जशीट भी है, जिन्हें हुकुम के इक्के की तरह उनके सामने पेश किया जा सकता है। गुड जॉब, एक बार तुमने फिर साबित कर दिया कि तुमसे अच्छा असिस्टेंट कोई नहीं हो सकता। इसका तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। नताशा ने फाइल देखते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, शनाया, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे भाई के साथ जो किया उसका हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। नताशा के निकलने के करीब 1 घंटे बाद आहान के फोन पर नताशा का मैसेज आया, जिसे देखकर आहान जोर जोर से हंसने लगा। अब आएगा खेल का मजा। नताशा, यू आर ग्रेट। अपने शिकार को काबू में करना मैंने ही तो तुम्हें सिखाया था, तो उम्मीद करता हूँ गलती नहीं करोगी। तभी आहान के फोन की रिंग बजने लगी। उसने देखा कि शनाया का भाई शौर्य उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, बोलो शौर्य, अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? जब से मुझे पता चला है कि तुमने मेरी बहन के अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर किए हैं, तब से मुझे नींद नहीं आ रही। तुम तो बहुत गरीब थे, कहीं आने जाने के लिए भी दीदी से 50-50 रुपए की भीख गिड़गिड़ा कर मांगते थे। प्लीज मुझे बताओ, क्या तुम इतने अमीर हो गए या फिर तुमने कहीं लॉटरी से पैसे कमाए? देखो, ये एक राज की बात है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसे किसी के साथ शेयर मत करना। दरअसल देव तुम्हारा जीजाजी बनना चाहता है और मैं उसके रास्ते की रुकावट बन रहा था। इसीलिए देव और मेरे बीच में एक डील हुई है। देव ने मुझे 10 लाख रुपए देने का वादा किया और बदले में मुझे एक छोटा सा काम और तुम्हारी बहन के डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहा, और उसने जो कहा मैंने वो कर दिया। उसके भेजे हुए पैसे तुम्हारी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और डिवोर्स पेपर पर साइन कर यहाँ चला आया। आहान की बात पूरी सुनते ही शौर्य का सिर घूम गया। वो सर से पैर तक कांपने लगा कि आहान जैसे भोले भाले दिखने वाले आदमी ने चंद पैसों के लिए उसकी बहन को एक दूसरे आदमी को बेच दिया। शौर्य ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, क्या शनाया जानती है कि देव और आहान के बीच उसे लेकर सौदेबाजी हुई है? उसके पति ने उसके ही बॉयफ्रेंड को उसे बेचा है। शौर्य सबसे पहले ये बात अपनी माँ को बताना चाहता था, लेकिन वो बताने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आ गया, जिसे देखते हुए ना सिर्फ उसकी माँ की तरफ बढ़ते कदम रुक गए, बल्कि साथ ही उसने तो खुद को ही अपने कमरे में बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने साथ आए 2 गार्ड्स के साथ गिल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में एंटर हुई। उस वक्त शनाया बोर्ड मेंबर्स को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने रायजादा कंपनी की मेल आते ही बोर्ड मेंबर्स को इस बारे में क्यों नहीं बताया। इससे पहले कि मोहिनी की बात पूरी हो पाती, नताशा ने तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला और अंदर आते हुए फाइल खोलकर उसमें से एक एक पेपर निकालते हुए बोर्ड मेंबर्स के हाथ में पकड़ा दी। उन पेपर्स को देखते हुए बोर्ड मेंबर्स की तो होश उड़ गए। जब शनाया ने पेपर को पढ़ा तो बहुत ही हैरानी के साथ बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। आहान ऐसा नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ आहान अपने फोन पर लाइव ब्रॉडकास्ट पर शनाया की हालत देखकर बोला, शनाया तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। उस पेपर में क्या लिखा था जिससे सभी के होश उड़ गए? क्या आहान शनाया को बर्बाद करना चाहता है या उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा है? आहान और नताशा के बीच आखिर क्या रिश्ता है? दोनों साथ मिलकर गिल परिवार के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं? और आखिर क्या है आहान की हकीकत? आहान के पापा आखिर कौन है और वो उनसे इतनी नफरत क्यों करता है?
और अगर आहान इतना अमीर था तो शनाया के साथ 3 सालों तक गरीब बनकर क्यों रहा, और क्यों खा रहा था शनाया यामिनी और शगुन की इतनी गंदी गंदी गालियां, और आखिर उस लाल लिफाफे में ऐसा क्या था जिसे देखकर सर से पैर तक कांपने लगी थी शनाया। इन सवालों ने इंडिया से लेकर अमेरिका तक सभी की नींदें उड़ा रखी हैं। इनका जवाब जानने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं मोटी रकम, लेकिन आप इस सस्पेंस से पर्दा उठा सकते हैं बिना एक भी पैसा खर्चा किए। इसके लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑडियो सीरीज सीक्रेट अमीरजादा, वो भी बिल्कुल फ्री।